नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक अहम अनुच्छेद पर बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 158। जी। ये वो नियम है जो राज्यपाल यानी गवर्नर के पद पर रहते हुए उनकी सेवा शर्तों को तय करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो पूरी तरह इसी अनुच्छेद पर केंद्रित है। पिछली बार हमने अनुच्छेद 157 देखा था, राज्यपाल की योग्यताओं पर। हाँ, कि कौन बन सकता है। बिल्कुल। और आज हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, राज्यपाल बन तो गए, पर अब क्या सीमाएं हैं, क्या पाबंदियां हैं। सही। पद संभालने के बाद की शर्तें। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि अनुच्छेद 158 क्या कहता है, ये सीमाएं क्यों लगाई गईं और आज के समय में ये कितनी प्रासंगिक हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि भाई एक राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, और इसका राज है अनुच्छेद 158 में। तो ठीक है, शुरू करें। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 158 जहां तक मैंने समझा है वो मोटी मोटी 3 बातें कहता है। पहली, हाँ, कि राज्यपाल संसद का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। मतलब एमपी या एमएलए नहीं। बिल्कुल सही। न लोकसभा, न राज्यसभा, न विधानसभा, न विधान परिषद, कोई सदस्यता नहीं। दूसरी बात, और ये शायद ज्यादा अहम है, कि राज्यपाल कोई दूसरा लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण नहीं करेगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लाभ का पद। हाँ, इस पर अभी आते हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनते समय, मान लीजिए वो एमएलए या एमपी है, तो जैसे ही वो राज्यपाल का पद संभालेगा, उसकी वो सदन वाली सीट खाली मान ली जाएगी अपने आप। एकदम सही। मतलब पद ग्रहण करते ही पुरानी सीट गई। इसे आसान भाषा में समझें तो, जैसा आपने कहा और नोट्स में भी इशारा है, राज्यपाल मतलब फुल टाइम जॉब। हाँ, ये सही तरीका है कहने का। फुल टाइम जॉब, कोई साइड बिजनेस नहीं। बिल्कुल, कोई और काम नहीं जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठे या ध्यान बटे। अच्छा, अब आते हैं इस लाभ के पद पर। ये क्या है, सिर्फ सरकारी नौकरी? नहीं, ये उससे काफी व्यापक है। लाभ का पद का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कोई भी ऐसा पद, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, जिससे व्यक्ति को नियमित रूप से वेतन, भत्ता या किसी और तरह का आर्थिक फायदा मिल रहा हो। ओह अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हैं और आपको उसकी फीस मिलती है, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और उसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। तो मतलब राज्यपाल किसी प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसी कंसल्टेंसी नहीं कर सकते जिससे अलग से कमाई हो? सामान्यता नहीं। देखिए, इस नियम का जो मूल उद्देश्य है वो है राज्यपाल की निष्पक्षता। वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर, बिना किसी बाहरी दबाव या लालच के अपना संवैधानिक कर्तव्य निभा सकें। हाँ। अगर वो कहीं और से आर्थिक लाभ ले रहे होंगे तो ये हमेशा एक शक बना रहेगा कि कहीं उनके फैसले उस लाभ से प्रभावित तो नहीं हो रहे। समझ गई। मतलब पद की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई पाबंदियां, लेकिन मुझे याद है सामग्री में ये भी था कि राज्यपाल को कुछ सहूलियतें भी मिलती हैं। हाँ, बिल्कुल। ये भी अनुच्छेद 158 का ही हिस्सा है, क्लॉज 3 में। क्या है वो? वो ये कहता है कि राज्यपाल को बिना किराया दिए अपने आधिकारिक आवास, जैसे राजभवन, इस्तेमाल करने का हक होगा। अच्छा। और साथ ही उन्हें वो सब उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद कानून बनाकर तय करे। और वेतन का भी जिक्र था, शायद नोट्स में था कि 2024 के आसपास 3.5 लाख रुपए महीना। जी हाँ, वेतन संसद तय करती है और वो समय समय पर बदलता रहता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि उनके कार्यकाल के दौरान उनका वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते। अच्छा, ये भी एक सुरक्षा है। हाँ, और पद छोड़ने के बाद पेंशन और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सब इसलिए ताकि पद की गरिमा बनी रहे और व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करे, ताकि वो बिना किसी चिंता या प्रलोभन के सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकें। ठीक है, तो मतलब जिम्मेदारी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ कुछ सुविधाएं भी हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि संविधान बनाते समय इन नियमों की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी? हाँ बिल्कुल, जैसा कि नोट्स में भी बताया गया है, संविधान सभा की बहसों में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने खास तौर पे इस पर जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा था? मतलब मुख्य चिंता क्या थी? देखिए, मुख्य चिंता थी राज्यपाल के पद की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। डॉक्टर आम्बेडकर और बाकी सदस्यों का मानना था कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह। हाँ। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि वो किसी भी तरह के राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। तो अगर वो मान लीजिए संसद या विधानसभा का सदस्य रहता,
तो क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि फिर उसकी निष्ठा अपनी पार्टी या अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति हो सकती थी। वो शायद संवैधानिक दायित्वों को निभाते हुए पूरी तरह निष्पक्ष न रह पाता। और लाभ का पद रखने में? उसमें सीधा सीधा हितों का टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता। अगर वो कहीं और से पैसे ले रहा है तो उसके फैसले प्रभावित हो सकते हैं। तो मतलब डर यही था कि राज्यपाल शायद निष्पक्ष होकर काम न कर पाए। हाँ, बिल्कुल यही। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राज्यपाल की भूमिका बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन वाली है। उसे संविधान का पालन करवाना है, निष्पक्ष रहना है। कोई भी बाहरी जुड़ाव, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक, उसकी इस निष्पक्षता पर एक सवालिया निशान लगा सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 158 को संविधान में डालना एक सोचा समझा कदम था। किस लिए? मतलब अंतिम उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था हमारे संघीय ढांचे, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर की गरिमा को बनाए रखना और ये पक्का करना कि राज्यपाल बिना किसी पक्षपात या दबाव के संविधान के संरक्षक के तौर पर काम कर सके। ये वाकई में बहुत अहम बात है, पद की गरिमा और निष्पक्षता। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि क्या ये नियम आज भी उतनी ही सख्ती से लागू होते हैं। हमारे पास आज के जमाने के कुछ उदाहरण हैं। हाँ, यहाँ जानकारी काफी दिलचस्प है। जो आंकड़े दिए गए हैं उनके मुताबिक 2024 तक देश में करीब 31 राज्यपाल थे और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो साथ में कोई दूसरा लाभ का पद धारण कर रहा हो। अच्छा, तो मतलब इस नियम का पालन हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है कि इस संवैधानिक जरूरत को गंभीरता से लिया जाता है। सामग्री में कुछ खास उदाहरण भी थे शायद? जी हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी का जिक्र है। वो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री थी, जाहिर है सक्रिय राजनीति में थी हैं। हाँ, मुझे याद है। लेकिन राज्यपाल बनने के बाद वो सिर्फ राज्यपाल हैं। उनके पास ना कोई विधायिका की सदस्यता है, ना कोई और लाभ का पद। और एक और नाम था, तमिलिसाई सुंदराजन। हाँ, उनका उदाहरण भी दिया गया है। वो पहले एक राजनीतिक दल बीजेपी की तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष थीं, लेकिन जब उन्हें तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया और बाद में पुडुचेरी का उपराज्यपाल भी, तो उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये दिखाता है कि राज्यपाल बनने के लिए सक्रिय राजनीति से भी दूरी बनानी पड़ती है। हाँ, कम से कम पार्टी के पदाधिकारी पद से तो हटना ही पड़ता है, ताकि वो निष्पक्ष दिखें और रहें भी। ये उदाहरण दिखाते हैं कि अनुच्छेद 158 के खंड 1 और 2 सिर्फ कागज पर नहीं है, व्यवहार में भी इनका पालन होता है। ठीक है, लेकिन एक स्थिति है जिस पर काफी चर्चा होती है और शायद थोड़ी कंफ्यूजन भी रहती है। वो है राज्यपालों का राज्य की यूनिवर्सिटीज का चांसलर होना। हाँ, ये एक पेचीदा मामला रहा है। कई राज्यों में कानूनन राज्यपाल ही पदेन कुलाधिपति, मतलब एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं। पदेन मतलब? पदेन मतलब उस पद पर होने के नाते ही। राज्यपाल होने के कारण ही वो चांसलर भी हैं। उसके लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं होती। अच्छा, तो सवाल ये है कि क्या ये चांसलर का पद अनुच्छेद 158(2) के तहत लाभ का पद है? यही सवाल उठता रहा है। और इस पर, जैसा कि नोट्स में है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई थी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने माना कि चांसलर का पद अपने आप में कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये राज्य के कानून के तहत बनता है। और सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल इस पद के लिए कोई अलग से वेतन, भत्ता या कोई और आर्थिक लाभ नहीं ले रहे हैं, हाँ, तो इसे अनुच्छेद 158(2) के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मतलब अगर ये पद अवैतनिक है, अनसैलरीड है, तो राज्यपाल इसे रख सकते हैं। ओह, तो सारी बात आर्थिक लाभ पर आकर टिकती है। अगर चांसलर के तौर पर कोई सैलरी या पैसा नहीं मिल रहा तो वो लाभ का पद नहीं है और अनुच्छेद 158 का उल्लंघन भी नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या तो यही कहती है। इसका एक अच्छा उदाहरण नोट्स में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का दिया है। वो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। हाँ, रहे और वो पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी हैं। हाँ, पदेन चांसलर हैं, लेकिन इस काम के लिए वो कोई अतिरिक्त वेतन या भत्ता नहीं लेते। इसलिए ये माना जाता है कि वो अनुच्छेद 158(2) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से पद से जुड़ी हुई जिम्मेदारी मानी जाती है, ना कि एक अलग लाभ का पद। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये एक अवैतनिक जिम्मेदारी है जो उनके पद के साथ जुड़ गई है। इससे उनका पूर्ण समर्पण भी बना रहता है और तकनीकी रूप से वो लाभ के पद के दायरे से बाहर रहते हैं। ये व्यवस्था कई राज्यों में शायद इसलिए भी चली आ रही है क्योंकि माना जाता है कि राज्यपाल एक तटस्थ व्यक्ति हैं, तो वो विश्वविद्यालयों के मामलों में निष्पक्ष भूमिका निभा सकते हैं। ये चांसलर वाला मामला वाकई अनुच्छेद 158 के दायरे में एक दिलचस्प नुक्ता पेश करता है। हाँ, ये लाभ के पद की कानूनी और व्यवहारिक व्याख्या का एक अच्छा उदाहरण है। संविधान की भाषा कई बार ऐसी व्याख्याओं की मांग करती है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है, राज्यपाल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर आंच नहीं आनी चाहिए।
तो अब तक की सारी बातचीत को अगर हम समेटें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए किस्म का कोड ऑफ कंडक्ट या अनुशासन कोड है? हाँ, ये समझने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट से ज्यादा गहरा है। यहाँ जो मुख्य बात समझने की है वो ये कि ये नियम कि आप विधायक या सांसद नहीं रहेंगे, कोई और लाभ का पद नहीं लेंगे, ये असल में संवैधानिक उपाय हैं, सेफगार्ड्स हैं। किस चीज के लिए उपाय? राज्यपाल की निष्पक्षता, उसकी स्वतंत्रता और पद के प्रति उसके पूर्णकालिक समर्पण को सुनिश्चित करने के लिए। ये सिर्फ प्रशासनिक नियम नहीं है, ये संवैधानिक गारंटी है। अच्छा, मतलब ये पक्का करने के लिए कि राज्यपाल बाहरी प्रभावों से मुक्त रहकर काम करे। बिल्कुल, बिल्कुल सही। ये सिर्फ नियम नहीं, ये संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इनका मकसद बहुत गहरा है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राज्य में संविधान का एक तरह से प्रहरी है। हाँ। तो उसका बिना किसी बाहरी दबाव के, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या कोई और बिना किसी पक्षपात के अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। यही अनुच्छेद 158 का असली महत्व है। ये पक्का करता है कि राज्यपाल का पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अपने संवैधानिक दायित्वों पर रहे। सटीक कहा। पद के प्रति पूरी निष्ठा और किसी भी तरह के हितों के टकराव से बचाव, यही अनुच्छेद 158 का सार है। तो आज हमने अनुच्छेद 158 को काफी गहराई से समझा। वो नियम जो ये पक्का करते हैं कि राज्यपाल का पद पूरी तरह समर्पित, निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। हमने देखा कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, कोई दूसरा लाभ का पद नहीं ले सकता, और अगर है तो पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ। और हमने ये भी जाना कि इसके पीछे संविधान बनाने वालों की, खासकर डॉक्टर अंबेडकर की एक गहरी सोच थी। पद की गरिमा, निष्पक्षता और हितों के टकराव से बचाओ। जी। और हमने आज के समय में इसके पालन के उदाहरण भी देखे और साथ ही चांसलर पद जैसे कुछ पेचीदा मामलों को भी समझा। हाँ, इस पूरी चर्चा से वैसे एक सवाल मन में आता है, जिसका जिक्र शायद हमारे पास जो सामग्री है उसमें सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? वो ये कि देखिए, आज के जमाने में सार्वजनिक जीवन और क्या कहते हैं प्रभाव के तरीके बदल रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी पद से सीधा आर्थिक लाभ न मिल रहा हो, लेकिन फिर भी हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति बन जाए। जैसे? आप किस तरह की स्थितियों की बात कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट का आजीवन सदस्य है, या किसी बहुत प्रभावशाली एनजीओ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, या उसके परिवार के बहुत बड़े व्यावसायिक हित हैं। इन स्थितियों में सीधा वेतन या भत्ता नहीं है, पर क्या प्रभाव या हितों के टकराव की संभावना नहीं है? आप कह रहे हैं कि क्या लाभ के पद की जो हमारी मौजूदा समझ है, जो मुख्य रूप से सीधे आर्थिक लाभ पर टिकी है, क्या वो भविष्य में हमेशा काफी होगी? हाँ, कुछ इसी तरह का सवाल। अनुच्छेद 15 की जो मूल भावना है, यानी राज्यपाल की पूरी निष्पक्षता और स्वतंत्रता, उसे बनाए रखने के लिए क्या हमें भविष्य में लाभ के पद की परिभाषा को और व्यापक बनाने की जरूरत पड़ सकती है? मतलब क्या सिर्फ सीधा पैसा न मिलना ही काफी है, या हमें अप्रत्यक्ष प्रभाव और गैर आर्थिक हितों के टकराव को भी ज्यादा गंभीरता से देखना होगा? हाँ, क्या ऐसे जुड़ाव भी हो सकते हैं जो राज्यपाल की निष्पक्षता को उसी तरह प्रभावित कर सकते हैं जैसे कोई वेतन वाला पद? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। ये वाकई एक गहरा विचार करने लायक सवाल है। जैसे जैसे समय बदलेगा, समाज और शासन की जटिलताएं बढ़ेंगी, तो शायद संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्याओं को भी उनके साथ विकसित होना पड़ेगा, ताकि उनकी जो असली मंशा है वो बनी रहे। खैर, संविधान की ऐसी ही और परतों को हम आगे भी खोलते रहेंगे। बिल्कुल।